अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है आइडेंटिफाई थर्ड वाला जो येलो है ना, ये वाला आइडेंटिफाई हेमरेज एंड शॉक इन ट्रॉमा पेशेंट। ब्लॉक 7 की जनरल सर्जरी का हम सिलेबस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं डोगर जनरल सर्जरी से करा रही हूँ, साथ साथ हम लोग पास पेपर्स भी कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी और बाकी माइनर्स की वीडियो भी आने वाली हैं, सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर द वीडियो कम्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बुक से करेंगे, जो बुक वाला पोर्शन है ना उसको कवर करेंगे। सो दिस इज़ इट, क्लासेस ऑफ हेमरेज। ठीक है, क्लासेस ऑफ आपसे बेसिकली आइडेंटिफाई हेमरेज और उससे रिलेटेड जो सर्जिकली मैनेजमेंट है ना वो पूछी गई है, शॉक और हेमरेज की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेमरेज की क्लासेस पता होनी चाहिए। सो हेमरेज को ना हमने सिविरिटी की बेस पर 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है वो हेमरेज के साथ आया है, ठीक है, और आपने फिर उसके सारे वाइटल्स मेजर करने हैं। आपने उसका वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस, पल्स, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, मेंटल स्टेटस और इनिशियल ये तो फ्लूइड खैर हम बाद में पढ़ेंगे, ये सारा कुछ मेजर करना है। और अगर वो इनमें से जिस भी कैटेगरी में फॉल करेगा उसके अकॉर्डिंग आपने उसको क्लासीफाई करना है कि ये क्लास 1 हेमरेज है, क्लास 2 है, क्लास 3 है या क्लास 4 है। ठीक है, तो अगर आपके पास ब्लड लॉस एमएल्स के अंदर 750 ml तक ब्लड लॉस हुआ है या 15% तक ब्लड लॉस हुआ है, रफली आपने अंदाज़ा लगाया, तो फिर आप उसको क्लास 1 में करेंगे। उसके साथ आपने पल्स रेट देखना है, वो 100 से कम ही होगा, बिकॉज इस स्टेज पर जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स है ना वो ऑन हो जाते हैं और वो आपके जो है वो हर चीज़ को नॉर्मल की तरफ ही रखने की कोशिश करेंगे। तो हर चीज़ इधर नॉर्मल ही है। पेशेंट जो होगा वो स्लाइटली एंक्शियस होगा बिकॉज उसका ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है। इसमें आप फ्लूइड जो लगाएंगे वो क्रिस्टलॉइड इसको लगाएंगे, जैसे लैक्टेटेड ड्रिंकर है, ठीक है, वो आपने उसको लगा देना। क्लास 2 के अंदर फ्लूइड लॉस 1500 ml तक चला गया, यानी 30% तक फ्लूइड लॉस हो गया। इसमें अब आपका पल्स रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 120 तक जाएगा, लेकिन ब्लड प्रेशर अभी भी हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्यों मेंटेन रहा? क्योंकि उसने ब्लड लॉस हुआ तो उसने पल्स रेट बढ़ा दिया टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। ठीक है, यूरिन आउटपुट आपकी 20 से 30 ml पर आवर में चली जाएगी। ठीक है, ये अभी भी, अच्छा यहाँ पर यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 30 है, यहाँ पर यूरिन आउटपुट कम होने लग गई है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है वो पेशेंट जो होगा वो माइल्डली एंक्शियस, यानी थोड़ा बहुत ही एंक्शियस नजर आएगा। ये स्टेज भी अलार्मिंग नहीं है, इसमें भी आप क्रिस्टलॉइड ही लगाएंगे पेशेंट को। अच्छा, उसके बाद आपका ब्लड लॉस 1500 से 2000 ml, यानी कि 2 लीटर तक ब्लड जो है वो लॉस्ट हो गया, 40% ब्लड लॉस हो गया है। पल्स रेट उसका 120 से 140 के दरमियान में है और बीपी भी अब कम नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी आपको जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है, तो ही विल बी एंक्शियस और ही विल बी कंफ्यूज्ड। ऐसे पेशेंट का ब्लड लॉस थोड़ा सीरियस होगा और आपने उसको क्रिस्टलॉइड, अच्छा, द बेस्ट रिप्लेसमेंट टू ब्लड इज़ ब्लड। अगर ब्लड अवेलेबल है तो ब्लड ही लगाएंगे, अगर ब्लड अवेलेबल नहीं है तो फिर क्रिस्टलॉइड यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरह आगे है कि 2000 से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस है, 40% से ज़्यादा है, 140 से ज़्यादा पल्स रेट आ रहा है, बीपी कम होता जा रहा है, यूरिन आउटपुट बहुत कम हो गई है कि ख़त्म ही हो गई है, अब पेशेंट कन्फ्यूज है, लेथार्जिक है, अनओरिएंटेड है, तो भी उसको जो है वो मैनेजमेंट उसकी सेम ही रहेगी। ये हेमरेज की मैनेजमेंट है, हेमरेज की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, so clinical usefulness of classification of scheme, the clinical usefulness of this classification, 70 kg पेशेंट है विद हाइपोटेंशन है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, 1500 ml उसका ब्लड लॉस हुआ है, तो अगर आप देखें तो वो सेकंड वाली कैटेगरी में लाकर है। ठीक है, रिससिटेशन उसको लाइकली चाहिए होगी क्रिस्टलॉइड में, या ब्लड प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं, बट वो आपकी चॉइस है। लेकिन इसमें ब्लड प्रोडक्ट्स आपके पास लाजमी है, आपने ब्लड लगाना ही लगाना है। नॉन रिस्पॉन्सिव अगर पेशेंट है फ्लूइड के साथ तो वो इंडिकेट करता है कि स्टिल उसका जो है वो ब्लड लॉस हुए चले जा रहा है। अगर पेशेंट को आपने फ्लूइड लगाया है फिर भी उसकी कोई वाइटल इंप्रूव नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब है कंसील्ड हेमरेज है, कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो उसको भी आपने जो वो ऑपरेटिवली या एंजियोग्राफिकली आपने उसको कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है। ठीक है, एक्यूट ब्लड लॉस को कैसे मायर करते हैं उसके लिए ये इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला नहीं वैल्यू दी हुई है कि इन्फेंट के अंदर 80 to 85 ml पर kg अगर ब्लड लॉस हो रहा है, विच इज़ 8 to 9% ऑफ द बॉडी वेट, उसको हम कहेंगे एक्यूट ब्लड लॉस। ठीक है, और अडल्ट के अंदर भी रेंज बताई हुई है। ब्लड लॉस को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेजर्स हैं, वो क्या क्या हैं, क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं जो हम शॉक में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके अलावा ब्लड क्लॉट है, अगर इतना बड़ा क्लॉट है कि वो क्लेंच्ड फिस्ट के साइज़ का है तो इसका मतलब तो ब्लड लॉस आपका 500 ml के करीब होगा। फिर स्वेलिंग है क्लोज फ्रैक्चर के अराउंड, हीमाटोमा बना हुआ है, ठीक है, तो भी उसमें वो आपको ब्लड लॉस वॉल्यूम की इंडिकेट कर देता है। ठीक है, खैर ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने करवा दिया। अब हेमरेज का ट्रीटमेंट क्या है, अरेस्ट ऑफ हेमरेज और रिप्लेस द ब्लड लॉस, ये 2 ट्रीटमेंट हमारी बेसिकली हमारे गोल्स हैं। तो वो अरेस्ट ऑफ हेमरेज क्या है, रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ हेमरेज, रिमेंबर ब्लड ऑन द फ्लोर प्लस 4 मोर, चेस्ट, पेल्विस, एब्डोमेन एंड थाई। ठीक है, आपने उसको
इन 4 जगहों से इन्वेस्टिगेट करना है कि सोर्स ऑफ ब्लड क्या है, ठीक है, और उसको वहाँ पर रोकना है, ठीक है। Whenever there is a suspicion of bleeding, always try to find out the cause. External bleeding is always obvious, while 4 sites must be examined for concealed hemorrhage. वो 4 जगहें क्या हैं जो उन्होंने बताई, चेस्ट, pelvic fracture, एब्डोमिन और थाई। चाहे फ्लोर पर ब्लड पड़ा है, आपको नजर आ रहा है कि कहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, स्टिल आपने इन सारी चीज़ों को एग्जामिन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको मैनेज कैसे करना है, तो सबसे पहले है प्रेशर अप्लाई करना है। डायरेक्ट प्रेशर ओवर द ब्लीडिंग पॉइंट इज वेरी गुड एंड इफेक्टिव मेथड फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग इन एमरजेंसी सिचुएशन। दूसरा स्टेप क्या है, पैकिंग। समटाइम्स देयर इज नो स्पेसिफिक ब्लीडिंग पॉइंट और बट जनरलाइज्ड ओजिंग ऑफ ब्लड इन दीज सिचुएशंस। ब्लीडिंग सर्फेस को आप पैक्ड कर दें बाय यूजिंग एब्डोमिनल गॉज। ब्लीडिंग फ्रॉम द लिवर कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय पैकिंग। उस एरिया को पैक कर दें गॉज से, ठीक है। उसके अलावा पोजीशन मैटर करती है पेशेंट की, कि आप जिस एरिया का ब्लड लॉस हुआ है उसको एलिवेट कर दें, ठीक है। टॉर्निक्वेट में भी अप्लाइड टू एरिया टू अरेस्ट मैसिव हेमरेज फ्रॉम द लिम्ब, कि अगर मिड शाफ्ट ऑफ फीमर का कोई फ्रैक्चर है और थाई के मिड से ब्लड यूज आउट हो रहा है, तो आप उसके अप्रॉक्सिमली टॉर्निक्वेट बांध देंगे ताकि वहाँ की ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाए और वहाँ से ब्लड लॉस कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद एड्रेनालिन सोक्ड गॉज है। एड्रेनालिन क्या करेगा, एक तो गॉज प्रेशर अप्लाई करेगा और एड्रेनालिन वहाँ की वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करा देगा ताकि जो है वो वहाँ की ब्लीडिंग कम हो जाए। एपिस्टेक्सिस में ये यूज़ किया जाता है। बोन वैक्स क्या है, क्रीम फॉर्म में आता है, इसको बोन पे लगाते हैं तो स्टॉप यूजिंग ऑफ ब्लड। उसके अलावा डायाथर्मी है, ये होता है कॉटराइजेशन जैसी टेक्निक होती है, इसको हम ऑपरेशंस के अंदर स्मॉल वेसल्स को सील करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी सर्जिकल लाइगेशन, यानी सर्जिकली आप उस आर्टरी को ही क्लैंप कर दें, ठीक है, ताकि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो। उसके बाद है जी थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन, यानी वहाँ पर आप कुछ उसके ल्यूमेन को ब्लॉक कर दें ताकि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो, विच इज़ थेराप्यूटिकल एम्बोलाइजेशन, नॉट पैथोलॉजिकल एम्बोलाइजेशन, ठीक है। उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा जी, पहली स्टेप तो हमने कर लिया जी, प्रिवेंट करना था उसको, वो कर लिया। उसके बाद है ब्लड रिप्लेसमेंट, जो ब्लड लॉस हो गया उसको रिप्लेस करना है, फ्लूइड रिससिटेशन करनी है। तो मैंने आपको बताया आइडियली तो हमें ब्लड ही देना चाहिए, बट अगर ब्लड नहीं है तो फिर साथ में हम क्रिस्टलॉइड भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। द क्लास 3 एंड क्लास 4 हेमरेज यूजुअली रिक्वायर ब्लड रिप्लेसमेंट, ओके। उसके बाद है इनिशियल फ्लूइड थेरेपी। इनिशियल फ्लूइड थेरेपी में आप इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं इनिशियली, ठीक है। उसके अलावा yes, the usual dose is 1 to 2 liters for adults and 20 milligram per liter for a pediatric patient, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट ये वॉल्यूम भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एग्जांपल है। हम वॉल्यूम लॉस की बेस पर, ब्लड लॉस की बेस पर फ्लूइड लगाते हैं, ठीक है, और ब्लड प्रेशर को देखते हुए लगाते हैं, यूरिन आउटपुट को देखते हुए लगाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने रिस्पांस पेशेंट का, आपने फ्लूइड लगा दिया, इनिशियल मैनेजमेंट कर दी हेमरेज की। अब आपने पेशेंट का रिस्पांस देखना है कि उसका रैपिड रिस्पांस है, ट्रांजिएंट रिस्पांस है, मिनिमम और नो रिस्पांस है। तो जितना रिस्पांस कम होता जाएगा आप अपनी ट्रीटमेंट को फोर्सी करेंगे, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कंसील्ड हेमरेज चल रहा है और आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जी हेमरेज की मैनेजमेंट और हेमरेज की टाइप्स वगैरह थी। शॉक की तरफ आ जाते हैं। शॉक का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेमरेज में से सिर्फ वो टेबल इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और प्रेशर, जो मैंने आपको इसकी मैनेजमेंट बताई, प्रेशर है, पैकिंग है, उस पर जो है वो गॉज अप्लाई करना है, एड्रेनालिन सोक गॉज, ये सारा कुछ पूछा जा सकता है विद ऑप्शंस, बट एससीक्यू के अंदर नहीं आ सकता, और एससीक्यू वैसे भी अब जो है वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। शॉक के अंदर क्या पूछा जा सकता है, शॉक की टाइप्स। शॉक होता क्या है, बेसिकली शॉक ऐसी स्टेट को कहते हैं बॉडी की जिसके अंदर जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड नहीं पहुंच रहा, कुछ ऐसा हुआ है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से उनको ब्लड नहीं पहुंच रहा, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स, उसको हम कहते हैं शॉक, ठीक है। अब वो बहुत सी वजूहात की वजह से हो सकता है बॉडी में ब्लड कम हो गया हो जो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो जहाँ ब्लड ज़्यादा चाहिए वो वहाँ चला गया और वो वाइटल ऑर्गन्स की तरफ नहीं गया, हो सकता है कोई ऐसा एजेंट है जो ब्लड को वहाँ जाने नहीं दे रहा, या ब्लड कंटामिनेटेड हो गया है कि वहाँ जा भी रहा है लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बहुत सी रीज़न हो सकती हैं जिसमें हाइपोवोलीमिया है, सेप्टिक शॉक है। इस बेसिस पर हमने शॉक की डिफरेंट टाइप्स की हुई हैं, ठीक है। ओके तो पैथोफिजियोलॉजी शॉक की क्या है कि सारे जो सेल्स हैं वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं, इस्कीमिया हो जाता है, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन हो जाती है, ठीक है। सेलुलर इस्कीमिया और ये सारा कुछ, ये वो चीज़ें हैं जो फिजियोलॉजिकली आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। इनको मैं इसलिए रिपीट नहीं करी और ना इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करी हूँ, ठीक है। क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ शॉक्स क्या है, नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रीनल सिस्टम पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, सीवीएस पर, सारे सिस्टम अपने डिक्लाइनिंग फंक्शन की तरफ जा रहे होंगे तो वही सारे इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद है शॉक की टाइप्स हैं कंपेंसेटेड शॉक और डीकम्पेंसेटेड शॉक। कंपेंसेटेड शॉक वो शॉक होता है जब शुरू का टाइम होता है ना, पेशेंट शॉक में गया,
यानी कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अब शुरू में या थोड़े वक्त में क्या होगा कि बॉडी उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगी डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू। वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी, वो ब्लड प्रेशर, वो टैकीकार्डिया करेगी ताकि हार्ट तेज़ी से पंप करे, कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स ऑन होंगे। उस स्टेज को हम कहते हैं कंपनसेटेड शॉक, ठीक है। फिर अगर वो ट्रीट नहीं किया जाएगा उस स्टेज के ऊपर जिस वजह से पेशेंट शॉक में गया था, तो क्या होगा कि एक वक्त आएगा वो कंपनसेटेड मैकेनिज्म भी थक जाएंगे, क्योंकि वो नॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है, वो एमरजेंसी मैकेनिज्म है। जब एमरजेंसी मैकेनिज्म ज़्यादा देर नहीं चल सकता, वो जितनी देर चलेंगे उसके बाद वो थक जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो पेशेंट जो है वो डीकम्पनसेटेड शॉक में चला जाएगा, ठीक है। तो उसमें जब वो चला जाएगा ना, तो पेशेंट का जो डैमेज हो गया ना, वो डैमेज वापस नहीं आ सकता। वो जो डैमेज हो जाएगा वो वापस नहीं आएगा, वो इरिवर्सिबल स्टेज होती है, ठीक है। कंपनसेटेड शॉक, ठीक है। द बॉडी इज कार्डियोवास्कुलर एंड एंडोक्राइन कंपनसेटरी रिस्पॉन्स, वो आपके नॉन एसेंशियल ऑर्गन से ब्लड को कम कर देते हैं और आपके जो एसेंशियल वाइटल ऑर्गन है वहाँ पर ब्लड ज़्यादा कर देंगे कंपनसेशन के लिए। बट डीकम्पनसेटेड में ऐसा नहीं होता। डीकम्पनसेटेड में सारा कुछ ही एग्जॉस्ट हो जाता है, बॉडी के मैकेनिज्म थक जाते हैं, ठीक है। इसमें माइल्ड शॉक है, मॉडरेट शॉक है और सीवियर शॉक है। जो सीवियर शॉक में बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया होगा और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होगा। मॉडरेट शॉक के अंदर रीनल कंपनसेटरी मैकेनिज्म ख़त्म होंगे, यूरिन आउटपुट ड्रॉप करेगी, ठीक है। और माइल्ड शॉक के अंदर पेशेंट थोड़ा एंशियस होगा, माइल्ड रिडक्शन होगी यूरिन आउटपुट के अंदर। सवियर के अंदर बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया होगा और यूरिन आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और शॉक की जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो बेसिक यानी टाइप 1 शॉक है या सिविरिटी की बेस पे जब आप इसको लेबल करोगे ना, तो यूरिन आउटपुट और ब्लड प्रेशर की बेस पर हम इसको लेबल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन, अब ये पॉजिटिव एजेंट कॉज की बेस पे, पैथोफिजियोलॉजी की बेस पे है क्लासिफिकेशन। हाइपोवोलेमिक या हेमोरेजिक को शॉक हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है, एंडोक्राइन शॉक हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना, अब शॉक का लफ्ज़ जब आ गया ना, इसका मतलब टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हाइपोवोलेमिक या हेमोरेजिक शॉक में मसला क्या होता है, ब्लड लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होता है और वो ब्लड थोड़ा हो जाता है, इतना थोड़ा हो जाता है कि वो वाइटल ऑर्गन्स को भी नहीं पहुँच रहा होता। तो इस वजह से उसको हम हेमोरेजिक शॉक कहते हैं। बाकी सारे टाइप्स हम अभी साथ साथ डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हाइपोवोलेमिक का ही आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। इसमें हेमोरेजिक शॉक में ट्रॉमा हो सकता है, सर्जरी हो सकता है, जीआईटी में रिट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें फ्लूइड डिप्लीशन हो सकती है, उसकी वजह से भी हाइपोवोलेमिया हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसमें बर्न्स आ जाते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, थर्मल इंजरी, इन केसेस में भी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाइपोवोलेमिक शॉक। हेमोरेजिक शॉक की जब आपने मैनेजमेंट करनी है, तो मैंने आपको बताया ना, सर्जरी में जब भी हम चीज़ की मैनेजमेंट करते हैं ना, सबसे पहले ATLS गाइडलाइंस आती हैं। ATLS गाइडलाइंस ABCDE, ठीक है। एयरवे सिक्योर करना है, ब्रीदिंग सिक्योर करनी है, सर्कुलेशन, फिर न्यूरोनल डेफिसिट और फिर पूरा पेशेंट का एक्सपोज करके एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। एयरवे और ब्रीदिंग जो है वो, अगर पेशेंट को सांस नहीं आ रहा तो आप किस तरह से करेंगे, उसको ट्रेकियोस्टमी कर देंगे या एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन दे देंगे, ठीक है। वो एयरवे के ब्रीदिंग में अगर उसको एक्सीडेंट से आया है और उसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स है या न्यूमोथोरैक्स है, तो आप चेस्ट ट्यूब डाल के उसकी वो मैनेजमेंट करेंगे, वो एयरवे में आ जाती है। सर्कुलेशन हेमरेज कंट्रोल जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, उसमें क्या है, आपने सर्कुलेशन या ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। उसमें जो हमने तरीके पढ़े कि आप उसको प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, पैकिंग कर सकते हो, टॉर्निक्वेट बांध सकते हो, ठीक है। वो सारे इधर अंदर वही चीज़ें लिखी हुई हैं। वो ब्लीडिंग रोकने वाला आपने इधर सारा लिख देना है, और साथ में आप फ्लूइड स्टार्ट करा देते हो, साथ में आप उसको वेजो कंस्ट्रिक्टर्स दे रहे होते हो, ताकि हर वो चीज़ जो ब्लीडिंग रोक सकती है आप वो करेंगे। डी से होता है डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसमें आप पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल CNS असेसमेंट करते हो कि उसका GCS स्केल कैसा है, वो अलर्ट है, कॉन्शियस है या थोड़ा लिथार्जिक है या डिसओरिएंटेड है, ठीक है। और उसके बाद एक्सपोज करके उसकी कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं। तो ATLS इज़ द प्राइमरी बेसिकली सर्जरी में जब भी आप जाओगे, हर पेशेंट यहीं से स्टार्ट होता है।